हेलो बच्चों, आपका मास्टर खड़दम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष खड़दम और आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास इंटर की सिविक्स चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। देखिए, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो हम पहले चैप्टरों को पढ़ चुके हैं, उन सारे चैप्टरों का सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री से, जो चुनाव हुए आपके पहले 1951 में स्टार्ट होते हैं और 1952 में समाप्त हो जाते हैं। तो होता क्या है, देखिए बच्चों, देखिए 1951 में चुनाव हुए और 1952 में चुनाव क्या हो गए थे आपके, समाप्त। 1951 में पहली बार क्या हुए थे आपके चुनाव और समाप्त कब हुए थे, 1952 में, जिसमें प्रथम प्रधानमंत्री आपके कौन बनते हैं, नेहरू जी। कौन बनते हैं, नेहरू जी। और भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बनते हैं और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1964 में। कब हो जाती है, 1964 में। अब 1964 में मृत्यु होगी नेहरू जी की, तो उसके बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं था, तो उसके लिए कोई तत्काल प्रधानमंत्री बनाना था उस पद को संभालने के लिए। और उसी के उपरांत एक भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन जो कांग्रेस में एक गठबंधन था, कांग्रेस में एक दल था जिसका नाम था सिंडिकेट सदस्य, उन सदस्यों के द्वारा लाल बहादुर शास्त्री को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाया गया। और इनकी मृत्यु 10 जनवरी 1966 में कहाँ हुई थी, ताशकंद में। आप पढ़ चुके हो ये सारा सारांश, मैं आपको पहले डिटेल बता रहा हूँ हमें पढ़ना क्या है। तो ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु क्यों हुई, कहाँ हुई, ठीक है। तो शास्त्री की मृत्यु जी कब हो गई थी, शास्त्री जी की मृत्यु 10 जनवरी 1966 में। जब शास्त्री जी की मृत्यु हो गई तो तब भी भारत के लिए कोई अब प्रधानमंत्री बनाना था, प्रधानमंत्री पद के लिए। तो उस समय फिर बनाया गया गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार गुलजारी लाल नंदा 2 बार आप भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। एक बार बनते हैं जब नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है और एक बार बनते हैं जब शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर भारत में चुनाव होते हैं और अगली बार प्रधानमंत्री बनती हैं आपकी इंदिरा गांधी। कौन बनती हैं, इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु कहाँ हो जाती है, पंजाब में उनके अंगरक्षकों के द्वारा। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की क्या हो जाती है, मृत्यु। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद, उनके तुरंत बाद, उनके पुत्र राजीव गांधी को क्या बना दिया जाता है, भारत का प्रधानमंत्री। लेकिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर राजीव गांधी की मृत्यु कब हो जाती है, 1991 में, जब राजीव गांधी तमिलनाडु जाते हैं तो उनकी क्या हो जाती है वहाँ, मृत्यु। फिर उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिंह राव। तो ये पूरा कार्यकाल देखा हमने कि भारत के प्रधानमंत्री पहले कौन थे, नेहरू जी। भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने, गुलजारी लाल नंदा। कौन बने थे, गुलजारी लाल नंदा। भारत के 2 बार कौन बन चुके हैं ये, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कितनी बार बन चुके हैं बच्चा, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक। तो ये सारा हमने फ्लो में पढ़ा, एक में हम पहले पढ़ चुके हैं राजीव गांधी तक, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम 8वीं लोकसभा के चुनाव। क्या पढ़ेंगे बच्चा, 8वीं लोकसभा के चुनाव। देखिए 8वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं आपके 1984 को, जिसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, 415 सीटें। कितनी सीटें मिलती हैं, 415 सीटें। ये सीटें क्यों मिली थी कांग्रेस को इतनी, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की मृत्यु हो गई थी। उनकी सहानुभूति के कारण कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 415 सीटें। कितनी मिली थी, 415 सीटें। सबसे अधिक सीटें मिली कांग्रेस को इसी 8वीं लोकसभा के चुनाव में। 8वीं लोकसभा के चुनाव में जो कब हुए तो 1984 में। और कांग्रेस पार्टी जीत जाती है और भारत के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, राजीव गांधी। कौन बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री, राजीव गांधी। और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। कार्यकाल पूरा 5 वर्ष चलता है। उसके बाद 9वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। कौन सी लोकसभा चुनाव होते हैं, 9वीं लोकसभा चुनाव। और 1989 में 9वीं लोकसभा चुनाव होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 9वीं लोकसभा आपके लिए, जिसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, 197 सीटें मिलती हैं। बहुमत नहीं मिलता है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस पता है आपको, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी भारत की, लेकिन कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं होता है और कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाती है 9वीं लोकसभा में। तो 9वीं लोकसभा से एक चलन चलता है, एक नीति आती है जिसको कहा गया था गठबंधन की राजनीति। क्या कहा गया था,
गठबंधन की राजनीति, यहाँ कह सकते हैं गठबंधन का युग। और कांग्रेस प्रणाली क्या हो गई थी? समाप्त। कांग्रेस प्रणाली क्या हो गई थी? समाप्त। कहने का मतलब कांग्रेस की सरकार 9वीं लोकसभा में नहीं बनी थी, क्योंकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस को सिर्फ कितनी सीटें मिली थी? 197 सीटें। और इस बीच क्या स्टार्ट हो गया आपका? गठबंधन की राजनीति, क्योंकि किसी पार्टी को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो पार्टियों को क्या करना पड़ेगा? गठबंधन। क्या करना पड़ेगा? गठबंधन। कांग्रेस पार्टी को सरकार नहीं बनती है, कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस प्रणाली हो जाती है समाप्त। तो 1989 मतलब 1989 में एक पार्टी निकल के आती है, इसका नाम था राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी। राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी। राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी गठबंधन की सरकार थी, जिसमें पार्टी शामिल थी, एक पार्टी शामिल थी इसका नाम था जनता पार्टी, और एक पार्टी शामिल थी क्षेत्रीय दल। और इसमें इस राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी का जो सपोर्ट कर रही थी वो कर रही थी बीजेपी। कौन कर रही थी? बीजेपी। इसी गठबंधन की राजनीति के युग को कहा गया था बहुदलीय शासन प्रणाली। क्या कहा गया था? बहुदलीय शासन प्रणाली। क्यों कहा जा रहा है इसे? क्योंकि कई सारे दल एक साथ शामिल थे। बहुदलीय का मतलब क्या है? जहाँ बहुत सारे दल शामिल हो। तो इसी को हमने क्या कहा? इस सारी व्यवस्था जब पार्टी सारी शामिल थी, इसको हमने क्या कहा? बहुदलीय शासन प्रणाली। और सरकार बनती है किसकी? राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी की। ज़्यादा सरकार बनती है राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी की। और प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार बनते हैं बीपी सिंह। कहने का मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है 9वीं लोकसभा में। प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? बीपी सिंह। किस पार्टी से थे? राष्ट्रीय मोर्चा। राष्ट्रीय मोर्चा। तो गठबंधन की राजनीति कब से स्टार्ट हुई? 1989 से। 1989 से। आया इतना समझ आपको? अब इसमें क्या 9वीं लोकसभा बीपी सिंह अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाए थे? इसके भी कुछ कारण रहे, तो उन कारणों को देखते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय मोर्चा दल ये पार्टी सिर्फ 16 महीने, कितने महीने? 16 महीने अपना कार्यकाल पूरा कर पाती है। कहने का मतलब बीपी सिंह 16 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रह पाते हैं। और इसमें क्या हो जाता है? जो गठबंधन था वो गठबंधन टूट जाता है। किस प्रकार गठबंधन टूटता है? क्या कारण थे ये गठबंधन टूटा? इन कारणों को देखते हैं हम। तो देखिए क्या कारण था। कारण नंबर फर्स्ट, बीजेपी पार्टी ने किसका साथ दिया था? राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी का। तो बीजेपी पार्टी इसी राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी के समय बीजेपी पार्टी के नेता थे जिनका नाम था एक लाल कृष्ण आडवाणी। क्या नाम था? लाल कृष्ण आडवाणी, जो पीपी सिंह की सरकार में अयोध्या व राम मंदिर के मामले में रथ यात्रा निकाल रही थी। क्या निकाल रहे थे? रथ यात्रा। लेकिन इनको बीपी सिंह की सरकार ने आदेश दे दिए पुलिस को, और इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। किसको? लाल कृष्ण आडवाणी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। और लाल कृष्ण आडवाणी किस पार्टी से संबंधित थे? बीजेपी पार्टी से। तो बीजेपी पार्टी ने अपना राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी से गठबंधन क्या ले लिया? वापस। क्या ले लिया? अपना समर्थन क्या कर लिया? वापस। और दूसरा कारण क्या था? यही थे जनता पार्टी। देखा था हमने जनता पार्टी किसके साथ थी? राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी के साथ। जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था चंद्रशेखर। क्या नाम था? चंद्रशेखर अपने 64 सांसदों को वापस ले लेते हैं। कहाँ से? राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी से। और अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं समाजवादी जनता पार्टी। क्या रखते हैं? समाजवादी जनता पार्टी। और समर्थन कौन करती है? समाजवादी जनता पार्टी का समर्थन कौन करती है? कांग्रेस पार्टी। कौन करती है? कांग्रेस पार्टी। कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस बीजेपी को नहीं आने देती थी, और बीजेपी कांग्रेस को नहीं आने दे रही थी। इसी प्रकार चंद्रशेखर ने 64 सांसदों को अपने 64 सांसदों को राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी से निकालकर एक अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा गया समाजवादी जनता पार्टी। क्या रखा गया? समाजवादी जनता पार्टी। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, आपको बिल्कुल क्लियर होगा सब कुछ। तो समाजवादी जनता पार्टी की गठन कौन कर लेता है? चंद्रशेखर 64 सांसदों को लेकर। इनका चंद्रशेखर का समर्थन किसको देता है? कांग्रेस का। और चंद्रशेखर बन जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री। कौन बन जाते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं नवंबर 1990 में। कब बनते हैं? नवंबर 1990 में 11वें प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये ज़्यादा समय तक रहते नहीं हैं, क्योंकि चंद्रशेखर पर आरोप लगा दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा कि चंद्रशेखर आज़ाद राजीव गांधी की खुफिया जांच करवा रहे हैं। तो इसी प्रकार 6 मार्च 1991 में चंद्रशेखर क्या दे देते हैं? इस्तीफा। क्या दे देते हैं? इस्तीफा। किससे? प्रधानमंत्री के पद से। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने थे ये?
11वें नंबर के प्रधानमंत्री। तो इतना आपको समझ में आया सारा कुछ, हमने बारीकी से सब कुछ देखा बच्चों, किस प्रकार पहले प्रधानमंत्री बने, दूसरे शास्त्री जी गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार। उसके बाद 8वीं लोकसभा देखी हमने 1984 में, जिसमें कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी और पीएम प्रधानमंत्री कौन बने थे, राजीव गांधी। 9वीं लोकसभा देखी जिसमें गठबंधन का राजनीतिक युग आया, कांग्रेस को 197 सीट मिली थी, जिसमें राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी ने गठबंधन किया जनता पार्टी, क्षेत्रीय दल और बीजेपी पार्टी के साथ और सरकार बनी। वीपी सिंह कौन बने प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या था, विश्वनाथ प्रताप सिंह। लेकिन 16 महीनों तक ये सरकार चल पाई। वीपी सिंह से बीजेपी पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, किसके द्वारा, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। और जनता पार्टी के जो चंद्रशेखर थे उन्होंने अपने 64 सांसदों को वापस निकाल लिया जो राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी से और अपनी एक अलग पार्टी बना ली, समाजवादी जनता पार्टी। कांग्रेस ने इनको समर्थन दिया चंद्रशेखर को, और चंद्रशेखर नवंबर 1990 में भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने और 6 मार्च 1991 में इन्होंने क्या दे दिया, चंद्रशेखर ने इस्तीफा। क्यों? क्योंकि इन पर आरोप लगाया था कांग्रेस ने कि ये राजीव गांधी का क्या कर रहे हैं, जासूस, राजीव गांधी क्या कर रहे हैं, ये जासूस। अब देखते हैं, देखिए हमने 8वीं लोकसभा पढ़ी, 9वीं लोकसभा पढ़ी, अब पढ़ेंगे हम लोकसभा नंबर 10वीं। लोकसभा नंबर 10वीं, देखिए लोकसभा नंबर 10 पढ़ने से पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मंडल आयोग। क्या पढ़ेंगे? मंडल आयोग। देखिए लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जा रहे थे, 10वीं लोकसभा के चुनाव किन मुद्दों पर लड़ाए जा रहे थे 1991 में। देखिए जो वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे 9वीं लोकसभा में, तो वीपी सिंह के द्वारा मंडल आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया था? मंडल आयोग का। किसका गठन किया गया था? मंडल आयोग का। मंडल आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? वीपी सिंह के द्वारा। वीपी सिंह ने कहा था कि जो ओबीसी के लोग हैं, जो जातीय ओबीसी की, उनको 27% क्या दिया जाए, आरक्षण। तो 1991 में जो 10वीं लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे तो उनके मुद्दे क्या थे? एक तो बीजेपी लड़ रही थी पार्टी राम मंदिर का मुद्दा लेकर, और कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी ओबीसी का मुद्दा लेकर। कहने का मतलब किसी एक विशेष पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिलेगा तो इसमें कुछ बदलाव करेंगे, तो हमें आप वोट दीजिए, ऐसे कुछ मतलब मुद्दों पर लड़ रहे थे। और मंडल आयोग का निर्माण किसने किया था? वीपी सिंह ने। किसके लिए? ओबीसी के लिए, 27% आरक्षण के लिए। बीजेपी पार्टी लड़ रही थी किसके लिए, कि हम क्या देंगे इसमें, राम मंदिर बनवाएंगे। मतलब धर्म के नाम पर कौन लड़ रही थी? बीजेपी। और ये मंडल आयोग के नाम पर कौन लड़ रही थी? बीजेपी, कांग्रेस। कौन? कांग्रेस। तो 10वीं लोकसभा चुनाव 1991 होते हैं। 10वीं लोकसभा का पहला चरण पूरा होने के बाद 10वीं लोकसभा का चुनाव, पहले चरण का चुनाव होता है जो पूर्ण हो जाता है। उसके बाद राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में इलेक्टेड संगठन के एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था प्रभाकरण। क्या नाम था? प्रभाकरण। प्रभाकरण के द्वारा राजीव गांधी की क्या कर दी जाती है? हत्या। क्या कर दी जाती है? हत्या। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और राजीव गांधी जी की हत्या कब हो जाती है? 20 मई 1991। इस मृत्यु के बाद, जैसे ही मृत्यु होती है चुनाव में राजीव गांधी की, तो कांग्रेस पार्टी को पूर्ण क्या मिलती है? सहानुभूति देश की। अरे उस प्रकार के उस पार्टी का प्रधानमंत्री ऐसे उसकी हत्या हो गई है, तो उसको कांग्रेस को क्या दी जनता ने? सहानुभूति। और इस 10वीं लोकसभा 1991 में कौन सी पार्टी जीती? कांग्रेस पार्टी। कौन जीती? कांग्रेस पार्टी। 10वीं लोकसभा में चुनाव समाप्त होने के बाद कांग्रेस पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेती है और प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? पीवी नरसिंह राव को। किसको बनाया जाता है? पीवी नरसिंह राव। और पीवी नरसिंह राव अपना पूरा कार्यकाल पूरा करते हैं, 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करते हैं। तो देखिए हमने 8वीं लोकसभा पढ़ी 1984 में, जिसका पूर्ण कार्यकाल हुआ। 9वीं लोकसभा 1989 में, जिसका पूर्ण कार्यकाल नहीं हो पाया। और चुनाव कब करवाने पड़े हमें? 1991 में। 1991 चुनाव होते हैं, पार्टी जीतती है कांग्रेस और प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं पीवी नरसिंह राव। इसी 10वीं लोकसभा चुनाव में किसकी मृत्यु हो गई थी? राजीव गांधी की। कब? 20 मई 1991। किस संगठन के द्वारा? लिट्टे के द्वारा। किसके अध्यक्ष कौन थे? प्रभाकरण। आगे इतना आपको समझ में। देखिए अब देखते हैं 11वीं लोकसभा का चुनाव। तो 11वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं 1996 में, क्योंकि 10वीं लोकसभा अपना पूर्ण कार्यकाल 5 वर्षों का पूरा किया था उसने। 11वीं लोकसभा चुनाव होते हैं 1996 में। किसी पार्टी को इन चुनावों में 11वीं लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, तो प्रधानमंत्री पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिल पाता है। तो इन प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी पार्टी के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी को क्या बना दिया जाता है? प्रधानमंत्री। और कह दिया जाता है कि आपको अपना बहुमत सिद्ध करना है तो आप क्या बने रहोगे?
प्रधानमंत्री। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं और सिर्फ 13 दिनों तक क्या बनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री। कौन बनते हैं, प्रधानमंत्री। फिर जब 13 दिनों तक प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाता है क्योंकि ये पूर्ण बहुमत अपना सिद्ध नहीं कर पाते हैं। फिर जनता पार्टी के एक व्यक्ति थे, इनका नाम था HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा, जो संयुक्त मोर्चा सरकार और कांग्रेस के सहयोग से कौन बनते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। किस किस पार्टी के सहयोग से, संयुक्त मोर्चा सरकार और कांग्रेस के पार्टी के सहयोग से कौन बनते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जनता पार्टी के HD देवगौड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी कितने देर तक प्रधानमंत्री बने थे, 13 दिनों तक 11वीं लोकसभा में, जब जिसके चुनाव कब हुए थे, 1996 में। अब देखिए यहाँ भी कुछ विवाद हो जाते हैं। कांग्रेस अपना 11वीं लोकसभा चुनाव अपना पूर्ण बहुमत वापस ले लेती है, किससे, HD देवगौड़ा से, और ये सरकार भी नहीं चल पाती है। और 2 वर्षों के बाद फिर क्या करवाने पड़ते हैं, 12वीं लोकसभा के चुनाव। और 12वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं 1998 में। कब होते हैं, 1998 में। और 12वीं लोकसभा के चुनाव में 1998 में करवाने पड़ते हैं 2 वर्षों के बाद, 11वीं लोकसभा के बाद। तो बीजेपी पार्टी का एक गठबंधन बनता है जिसका नाम था NDA गठबंधन। क्या नाम था, NDA गठबंधन। हिंदी में कहेंगे तो राजग। क्या कहेंगे, राजग। NDA की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या होती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और फिर प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदार बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। कौन बनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कौन बना दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री। यहाँ भी अटल बिहारी वाजपेयी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 13 महीनों तक कौन बनते हैं, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 12वीं लोकसभा में 1998 में। और इस लोकसभा का भी कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता है। फिर इसके एक साल बाद 13वीं लोकसभा के क्या करवा दिए जाते हैं, चुनाव 1999 में। कब करवा दिए जाते हैं 13वीं लोकसभा चुनाव, 1999 में। लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि 12वीं लोकसभा चुनाव 1998 में हुए, जिसमें बीजेपी पार्टी जीती, NDA गठबंधन बना, राजग कहने का होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में कहेंगे तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुए 13 महीनों तक। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी क्या करते हैं, दूसरा परमाणु परीक्षण करवा देते हैं 1998। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब कराया था, 1998। पहली बार 1974 में इंदिरा गांधी ने करवाया था और अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरकार पूरे 5 वर्ष नहीं चल पाती है और 1 वर्ष के बाद 13वीं लोकसभा के क्या करवाने पड़ते हैं, चुनाव। और 13वीं लोकसभा चुनाव कब होते हैं, 1999 में। यहाँ भी बीजेपी पार्टी जीतती है NDA गठबंधन के साथ और अटल बिहारी वाजपेयी को क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री। 13वीं लोकसभा का चुनाव 1999 जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं तो 13वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी अपना कार्यकाल पूरा कर पाते हैं। आ गया बच्चों इतना समझ में। तो 13वीं लोकसभा के चुनाव कब हुए, 1999 में। NDA सरकार बनती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। प्रधानमंत्री बना दिया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को और इस 13वीं लोकसभा को पूरा कार्यकाल कर पाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो पहले 11वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं 13 दिनों तक प्रधानमंत्री, 1996 में जब हुए थे। उसके बाद 12वीं लोकसभा में 1998 में हुए थे चुनाव, जिसमें 13 महीने तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर 13वीं लोकसभा में जाकर जब 1999 चुनाव हुए तब जाकर अटल बिहारी वाजपेयी अपना कार्यकाल पूरा कर पाते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी किस पार्टी से संबंधित थे, बीजेपी। NDA क्या था इनका गठबंधन, जिसका नाम क्या था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अब देखते हैं हम 14वीं लोकसभा, कौन सी लोकसभा देखेंगे बच्चा, 14वीं लोकसभा के चुनाव। देखिए 14वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं 2005 को, क्योंकि 13वीं लोकसभा के चुनाव कब होते हैं, 1999 को। कब हुए थे, 1999 को जब 13वीं लोकसभा चुनाव हुए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी पूरा अपना कार्यकाल कर चुके थे, पूरा 5 वर्षों का। अब 14वीं लोकसभा चुनाव होते हैं 2004 को, जिसमें कांग्रेस पार्टी गठबंधन बनाती है UPA नाम से। क्या बनाती है, UPA नाम से, जिसका इंग्लिश में नाम था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको हिंदी में कहते थे हम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ये किसका गठबंधन था, कांग्रेस का UPA। जो अब ये गठबंधन किस नाम से जाना जाता है, बता दिया चुका है आपको, इंडिया नाम से। किस नाम से, इंडिया नाम से। कांग्रेस ने UPA गठबंधन को उठा के क्या कर दिया है, NDA, इंडिया। तो कांग्रेस पार्टी जीतती है 14वीं लोकसभा में 2004 में और UPA गठबंधन बनाती है, जिसका नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, हिंदी में कहें तो संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा।
और प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं मनमोहन सिंह। किसको बनाया जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और 15वीं लोकसभा चुनाव होते हैं 2009 को प्रधानमंत्री बनाया जाता है मनमोहन सिंह को। तो 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कौन रहे थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, यहाँ किसकी सरकार रही थी? यहाँ भी कांग्रेस की, यूपीए गठबंधन की। अब 16वीं लोकसभा चुनाव होते हैं 2014 को। बीजेपी का गठबंधन एनडीए, राजग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जीतता है पार्टी। और प्रधानमंत्री किसको बना दिया था? नरेंद्र मोदी जी को। फिर 17वीं लोकसभा चुनाव होते हैं 2019 को, जो अब तक लागू हैं। अब आपके 2024 में जो चुनाव होंगे कौन सी लोकसभा के होंगे? 18वीं लोकसभा के। बीजेपी पार्टी जीतती है, आपको पता है, एनडीए सरकार बनती है और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? नरेंद्र मोदी। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे, देखो मंडल आयोग पूरा पढ़ेंगे विस्तार से। फिर इसके बाद साहबानो केस पढ़ेंगे पूरा इस अगली वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आया? ठीक है, आगे क्या पढ़ेंगे? मंडल आयोग, साहबानो केस। इतना आपको समझ में आया? थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए।